हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कास्ट क्लासेज। आई एम योर टीचर विपिन चौहान। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा जो अभी कोर्स चल रहा है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, 5 कॉन्सेप्ट मैं इसको पहले करा चुका हूँ। पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही एसेंशियल होंगे आपके लिए, तो उन सबको देखना। और फिलहाल जो हम कॉन्सेप्ट आज करेंगे उसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस से रिलेटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, कैसे उनसे क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ इसमें देखेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट नंबर होगा 6, तो अच्छे से देखना। और एक बात बता दूं, लास्ट वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड की है वो है हमारी वोकैब्स की। ठीक है, तो वोकैब्युलरी हर एग्जाम में वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल होगी, तो उसको भी प्लीज़ आप देखिए। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं तो देन डू लाइक अ वीडियोज, डू शेयर अ वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट 6 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। जल्दी से देख लेते हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेडिंग। हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से चल रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हमारी 6th वीडियो होगी। ठीक है, डेली आपको वीडियोस मिलती हैं, 6th वीडियो होगी। क्या है कॉन्सेप्ट 6, आइए समझते हैं। देखो स्टूडेंट, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, इसको अच्छे से समझना। अभी तक मैंने आपको सब कुछ बताया है कि हाउ टू फाइंड आउट अ एरर इन एनी सेंटेंस, कैसे सेंटेंस में हम एरर फाइंड आउट करते हैं। उसी से रिलेटेड मान लो 6 कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिखा मैंने। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in cultural program। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। Each of the students whom I have chosen to take part in cultural program to be performed in the city hall, to be performed in the city hall are up to the mark। चलिए, ये सेंटेंस हमारे सामने आया है। ठीक है, सेंटेंस को मैंने जानबूझ के लेंदी किया है ताकि आप लोग समझ जाएं कि इंग्लिश में कितना ही हैवी या कितना ही लेंदी सेंटेंसेस हो, दैट डजंट मैटर। द ओनली थिंग विच मैटर इज द कॉन्सेप्ट। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड आउट एनी एरर इन एनी सेंटेंसेस। तो आपको इस सेंटेंस के अंदर एरर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बच्चों सबके सब देखना, समझना क्या है। मान लो मैंने एक क्वेश्चन ये लिख दिया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the cultural program to be performed in the city hall are up to the mark। जो भी सेंटेंस है, ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं करना है, इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। क्या एरर होगी इसके अंदर। अगेन सेम वही है जो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट ढूंढिए, क्योंकि अगर हमें सब्जेक्ट का पता होगा तो हम ऑब्वियस सी बात है एरर को फाइंड आउट कर लेंगे। इस सेंटेंस में आप सबको पता है कि सर ऑफ आ गया, ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको पहले के वीडियोस में। ऑफ है, ये हमारा प्रेपोजिशन है, यानी कि सब्जेक्ट जो होगा हमारा सेंटेंस में वो क्या होगा सर, ईच होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए, तो यानी कि आज जो हम करने वाले हैं वो यही है कि सर ईच एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा। 4 वर्ड जो मैं आज आपको कराऊंगा, बात सुन लेना, वो है ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में आएंगे, मैं अभी इसमें एरर नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और वो कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो ईच। आपको मैं बता देता हूं कि कभी भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो आपने जैसा ही फर्स्ट वर्ड या कहीं पे भी बीच में कोई वर्ड देखा, आप उसी से समझ जाएंगे कि यार ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, वहीं से एरर पूछी गई है। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे क्या होता है कि कोई टॉपिक तो पता नहीं होता हमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम में सीधा हमें बता दिया जाता है कि भाई आपको एरर बतानी है इसके अंदर। ठीक है, तो आप देखते ही क्वेश्चन समझ जाएंगे यार ये तो ईच वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो सर ने बताया था वहीं से क्वेश्चन है। तो इस पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं, ये कॉन्सेप्ट है हमारा ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। क्या कॉन्सेप्ट है ये देख लेते हैं। देखिए, मैंने लिखा कि आफ्टर, वर्ड लिख रहा हूं मैं 4, ईच, एवरी, आइदर
और नाइदर, ठीक, इन चारों की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आफ्टर ईच एवरी आइदर नाइदर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। देखते हैं क्या क्वेश्चंस आएंगे। आफ्टर ईच एवरी आइदर नाइदर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद हमेशा जो वर्ब्स आती हैं वो हमेशा सिंगुलर आएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारा रूल है, कुछ भी मानो आप इसको, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है और क्या क्या क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको समझा देता हूं भाई ये है क्या, ईच एवरी आइदर नाइदर है क्या। सबसे पहले बात, बाद में डिस्कशन भी करेंगे, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं हम इनको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। प्रोनाउन जब टॉपिक आएगा तब भी इनको एक बार दोबारा देखेंगे, फिलहाल सुनना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आपको एक वर्ड जैसे मैंने बोला सुनिए, मैंने एक वर्ड बोला ईच। ईच का मतलब आप सबको पता है प्रत्येक ना। मान लो क्लास में हम बैठे हैं और मान लो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 50-60 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मेरे को बोलना है कि यार क्या सबको समझ में आया, क्या मैं उन सब का नाम ले सकता हूँ? भाई नहीं ले सकता, ठीक है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सबका नाम लेके पूछूं भाई समझ में आया। मैं एक वर्ड बोलूँगा उन सबको एक साथ करके, मैं बोलूँगा ईच ऑफ यू। क्या बोलूँगा? ईच ऑफ यू। बात सही है। ईच एक ऐसा वर्ड है जो तभी बोला जाएगा जब वहां पे एक से ज्यादा स्टूडेंट या एक से ज्यादा चीजें होंगी। बात समझ में आ रही है। ईच कोई एक चीज के लिए नहीं आता, ईच आता है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। 40-50 तो एटलीस्ट होने चाहिए तभी हम ईच बोल सकते हैं, ठीक है। यानी एक से ज्यादा भी होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी होने चाहिए तो भी हम ईच बोल सकते हैं। लेकिन इतने लोगों के होने के बावजूद भी वो ईच वर्ड सिंगुलर होता है, ये है इंपॉर्टेंट बात। इन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैंने बोला कि ये जो बनानाज हैं ये ईच बच्चों में, प्रत्येक बच्चों में बांट दो, तो बच्चों प्रत्येक का मतलब ये है कि एक एक करके इंडिविजुअली सब में बांट दो। इसीलिए जो ये ईच वर्ड है आता तो बहुत सारे के लिए है, होना चाहिए था प्लूरल, सेंस प्लूरल के देता है, बट एक्चुअली में ये सिंगुलर होता है बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक एक की बात करते हैं, इंडिविजुअली सबको लिखते हैं। ये समझ में आ रही है। तो ऐसे ही हम चारों वर्ड का देखेंगे क्या क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही एवरी है, ऐसे ही आइदर है, ऐसे ही नाइदर है, एक एक करके चारों वर्ड हम देखने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा कि यार ईच का क्या मतलब है। देखना, ईच वर्ड को मैं अगर हिंदी में बोलता हूं तो इसका मतलब होता है प्रत्येक। बहुत क्वेश्चंस बने हुए हैं एग्जाम में यहाँ से, फिल इन द ब्लैंक से, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से आ जाएगा, एरर से आ जाएगा, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ईच का मतलब प्रत्येक होता है। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक वर्ड और ले लेता हूँ, एवरी। चलो दोनों को ही हम एक साथ लिख देते हैं, एवरी वर्ड। इसका मतलब भी हम क्या बोलते हैं? प्रत्येक होता है, ठीक है। दोनों सेम वर्ड है, हिंदी में अगर हम इनको बोले तो दोनों का मतलब सेम है, ईच एंड एवरी, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ एवरी स्टूडेंट और मैं बोल सकता हूँ ईच स्टूडेंट, ठीक है। दोनों का मतलब प्रत्येक है। हल्का सा दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि ये जो ईच वर्ड है ये स्मॉलर ग्रुप के लिए आता है। किसके लिए आता है? हमारा स्मॉलर ग्रुप के लिए, यानी छोटे ग्रुप के लिए, ठीक है। जैसे मान लो 40-50 का कोई ग्रुप होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ईच स्टूडेंट। लेकिन एवरी जो है होता है, इसका मतलब भी प्रत्येक है, ये लार्जर ग्रुप के लिए आता है, थोड़ा सा ग्रुप ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मैं किसी मेले वगैरह में गया या आप लोग मेले वगैरह में गए फेयर में, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एवरी पीपल। ईच पीपल नहीं बोलेंगे, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एवरी पीपल। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बन सकते, ग्रामेटिकल कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं बन सकता कि ईच आएगा या एवरी आएगा, बट हल्का सा डिफरेंस अगर कोई देखते हैं तो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये है दूसरी बात। जो ईच वर्ड है वो एक्यूरेसी शो करता है, सोज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी समझते हैं, यानी कि अगर मैंने बोला ईच, अगर स्टूडेंट 40 हैं क्लास में तो मैं उन सबको एक्यूरेट बिल्कुल बता रहा हूँ, प्रिसाइसली बता रहा हूँ कि 40 की ही बात हो रही है। एवरी डू नॉट शो एक्यूरेसी, ठीक है। ये एक्यूरेसी नहीं बताता, ये इसमें 1-2 कम होता रहता है, 1-2 कम बत्ती चले जाते हैं इसके अंदर। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है, चलो। तो अब बात क्या है? ईच और एवरी, ठीक है, ये तो हमें मतलब पता चल गया। इनसे क्वेश्चंस क्या बन जाते हैं, इनका और क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। बच्चों एक बात सुनना, मैंने एग्जाम्पल एक ये लिखा, फर्स्ट ईच बॉयज, ठीक है, मैंने लिख दिया ईच बॉयज हैव अ पेन। एक बिल्कुल बेसिक सेंटेंस से बात कर रहा हूं मैं, फिर क्वेश्चंस बड़े बड़े अभी लिखवाया था ना पहला क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बट मैं पहले बेसिक एग्जाम्पल दे देता हूं। ईच बॉयज हैव अ पेन, प्रत्येक लड़के के पास एक पेन है, बोलते हैं ना ईच बॉयज हैव अ पेन। बात सुनना, ईच हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है,
ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट। चलिए, ईच के तुरंत बाद बच्चों हम कभी भी प्लूरल नाउन नहीं लगाते। यहाँ पे बॉयज नहीं आएगा, क्या आएगा, बॉय। और अगर नाउन सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, हैज आएगा। पहली बात तो ये है हमारी। यानी कि आपको एक बात बता देता हूँ कि ईच के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो वो हमेशा सिंगुलर आएगा, और नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर। एक कॉन्सेप्ट तो ये है जो आपको याद रखना है कि ईच के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आता है देन दैट नाउन मस्ट बी सिंगुलर, और नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। बात समझ में आ रही है। तो ईच बॉयज हैव अ पेन नहीं, ईच बॉय हैज अ पेन, प्रत्येक लड़के के पास एक पेन है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। इनको बड़े क्वेश्चन में हम बाद में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी बात अगर मैंने बोली ऐसे कि ईच ऑफ द, अब सुनना, ईच ऑफ द बॉयज हैव अ पेन, देखना सेकंड सेंटेंस दिख रहा होगा आपको ये भी, ईच ऑफ द बॉयज हैव अ पेन। अगेन कोई भी एक सेंटेंस को मैं दो तरीके से बोल सकता हूं, इनफैक्ट दो से ज्यादा तरीके से बोल सकता हूं। हिंदी में भी तो ऐसा है, कुछ भी बोल दो आप, सेंस होना चाहिए हर चीज का। ईच ऑफ द बॉयज हैव अ पेन मतलब उसका वही है कि प्रत्येक लड़कों के पास एक पेन होना चाहिए। पर बच्चों मेरी बात सुनना, ईच के बाद यहाँ पे हमने प्रपोजिशन किसका यूज किया, ऑफ का, ठीक है। इसके बाद जो ये नाउन आया है ये बिल्कुल सही है, ये जो नाउन है ये हमारा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब अभी भी कैसी होगी, सिंगुलर, क्योंकि ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और सब्जेक्ट हमारा ईच, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर होते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर ईच के बाद जो ऑफ प्रेपोजिशन आया तो नाउन हमारा प्लूरल होगा, और वर्ब फिर भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। तो मैं ध्यान से अच्छे से बच्चों इसको देख लेना, ऐसा नहीं है कि ये समझ नहीं आएगा, बट ऐसा है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको हर उन चीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। रीजनल एग्जाम हो या नेशनल लेवल का एग्जाम हो या कोई भी XYZ एग्जाम हो, सब में ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के क्वेश्चन आते रहते हैं, इधर उधर दिखते रहते हैं, ठीक है। बात क्या बात बोली मैंने, ईच के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। ईच के बाद वर्ब तो हमेशा ही सिंगुलर रहेगी, लेकिन अगर ईच के बाद ऑफ आ गया तो नाउन होगा प्लूरल, और वर्ब हमारी तब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। ये बात ध्यान रख सकते हैं कि वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, नाउन में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा प्रीपोजिशन ऑफ के बाद। बात समझ में आ रही है। मैंने कुछ भी एग्जाम्पल बोला, ईच कैंडिडेट हैज पास्ड द एग्जाम, सही है, प्रत्येक कैंडिडेट ने एग्जाम पास किया। ईच कैंडिडेट हैज पास्ड द एग्जाम, बात ठीक है, ओके। लेकिन ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, ध्यान रखना, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज पास्ड द एग्जाम। बात क्लियर है। कैंडिडेट में फर्क आया, ईच के तुरंत बाद तो कैंडिडेट, ईच के बाद ऑफ तो कैंडिडेट्स, वर्ब फिर भी हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, सही है ना। ईच बॉय हैज अ पेन एंड ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन। आप इसमें कंफ्यूज कभी मत होना कि ये नाउन प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है, नहीं, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा ईच। क्लियर, ये कंसेप्ट मैं आपको कराना चाह रहा हूँ। क्वेश्चंस अभी देखेंगे, ठीक है, एक दो अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, आप आराम से एरर ढूंढ देंगे। क्लियर है। सेम गोज विद एवरी, सेम एवरी के साथ होता है। एवरी के लिए भी मान लो ऐसे भी मैंने कोई एग्जाम्पल लिख दिया कि एवरी, ठीक है, एवरी सिटी ऑफ इंडिया इज पॉल्यूटेड, मैंने ऐसे कुछ लिख दिया सेंटेंस, ठीक है। इंडिया की हर सिटी पॉल्यूटेड है, ठीक है, एवरी सिटी ऑफ इंडिया इज पॉल्यूटेड। अगेन सेम है बच्चों, एवरी हमारा सब्जेक्ट है, एवरी के तुरंत बाद जो नाउन आया वो हमारा सिंगुलर, ठीक है, नाउन सिंगुलर है और वर्ब भी हमारी कैसी होगी, सिंगुलर। सेंटेंस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हमारा यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि एवरी के जस्ट बाद में अगर कोई नाउन आता है तो वो सिंगुलर होगा, और नाउन सिंगुलर है तो उसके बाद जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों, बोलो यस और नो, ठीक है। एवरी के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी हमारा कैसा हुआ, सिंगुलर। क्लियर है ये सब चीज़ें, ठीक है। ऐसे अब आप बोलेंगे सर अगर एवरी के बाद ऑफ आ गया तो, एवरी ऑफ सिटी, तो बच्चों आपको एक बात बता देता हूं, देयर इज नो सच स्ट्रक्चर कॉल्ड एवरी ऑफ।
एवरी ऑफ नाम का कोई स्ट्रक्चर इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। एवरी ऑफ नहीं होता, वो एवरी वन ऑफ होता है, ठीक है। एवरी वन वगैरह की बात बाद में आएगी इंडेफिनिट प्रोनाउंस में। एवरी ऑफ, देयर इज नो सच स्ट्रक्चर, एवरी ऑफ कभी होता ही नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर इंग्लिश में है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? कुल मिला के आपको क्या याद रखना है कि सर अगर एवरी आता है तो उसके जस्ट बाद नाउन जो आएगा वो सिंगुलर ही होगा, और वर्ब हमेशा ही कैसी होगी? सिंगुलर। बात समझ में आई बच्चों? पहले हम ईच और एवरी की बात अच्छे से कर लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे क्या है। सही है बात? ठीक है। तो ईच के बाद वर्ब तो सिंगुलर है, लेकिन नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप देखिएगा। ऑफ लगता है कि नहीं लगता है? क्लियर है? ठीक है। चलिए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अभी क्वेश्चन बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं। चलो लेको बच्चे इसको। ठीक है। तो इन्हीं बातों पे ध्यान रखना, जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन वो आपको लिखाया था। चलो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एग्जाम में मान लो चाहे छोटे क्वेश्चन आए या बड़े आए, अभी मैंने लिखाया था आपको कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in cultural program, ठीक है। Each of the students whom I have chosen to take part in cultural program to be performed in the city, तो सेंटेंस को हम एनहेंस कर रहे हैं, to be performed in the city are up to the mark। ये सेंटेंस है। कितना भी लेंदी सेंटेंस हो, जानबूझ के मैं लेंदी सेंटेंस लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सेंटेंस की लैंग्वेज से कुछ नहीं होगा तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी होगा बात, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना। ईच ऑफ द स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किए थे, ठीक है, whom I have chosen to take part in cultural program, जिसने कल्चरल प्रोग्राम में पार्ट लिया है, आर परफॉर्म इन द सिटी, जो सिटी में आज परफॉर्म होगा, वो सारे के सारे अप टू द मार्क है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ओके है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें पता है कि सर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशन है और इससे पहले हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट, ठीक है। अभी आपको पता चला सर ईच और एवरी ये वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। कौन से प्रोनाउंस होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। और ये जो वर्ड्स होते हैं ये सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर। तो ईच सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर, ठीक है। तो दो एरर इससे बन सकती है। पहले बताओ ईच ऑफ द स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स? स्टूडेंट नाउन प्लूरल है, ये बात सही है, लेकिन वर्ब कहाँ पे होगी? कैसी होगी? वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो वर्ब यहाँ पे कहाँ है बच्चों? आर अप टू द मार्क नहीं होगा, यहाँ पे आप आर की जगह क्या लगाएंगे? इज अप टू द मार्क, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ईच प्लस नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा ईच के लिए कैसी होगी? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। मेरे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? क्लियर है ये सब आपको बात? मेरे कंसेप्शन सबको समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। ऐसे मैं आपको और भी क्वेश्चन देता हूं तो आप क्लियर कर ही देंगे। ऐसे मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने और ऐसे लिख दिया कि भाई ईच ऑफ द पॉलिटिशियंस आर, या ईच ऑफ द पॉलिटिशियंस ऑफ दिस पार्टी आर involved in this scam. Each of the politicians of this party are involved in this scam. अब मुझे लगेगा ये सही है, क्योंकि प्रत्येक पॉलिटिशियन इस पार्टी के इस स्कैम में क्या है? शामिल हैं। इस स्कैम में क्या है? घोटाले में शामिल हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, बात तो एक की नहीं हो रही है यहाँ पे भी ना, बात तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस की हो रही है, लेकिन आपको बच्चों इंग्लिश के अंदर ये समझना है कि कब वर्ब सिंगुलर आएगी, कब वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे पॉलिटिशियंस सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा प्रेपोजिशन ये है, ऑफ ये है, तो प्रेपोजिशन से पहले सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है सर? हमारा ईच सिंगुलर है,
ठीक है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, एक तो ये भी कंसेप्ट, और एक अभी भी बताया है कि ईच के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर, ईच के बाद ऑफ आया तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। तो ईच के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे आर इन्वॉल्व आएगा कि इज इन्वॉल्व आएगा, सर इज इन्वॉल्व आएगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे पॉलिटिशियंस लिखा हो या पॉलिटिशियन, क्लियर बात है। अब यही क्वेश्चन को मान लो ऑफ द पॉलिटिशियंस है, ये भी ध्यान रखना, नाउन कैसा है, प्लूरल। अब मैं ऐसे ही थर्ड सेंटेंस लिख देता हूं कि भाई ईच पॉलिटिशियंस के पॉलिटिशियंस, अब सिर्फ लिखना ईच पॉलिटिशियन, आर इन्वॉल्व अब भी नहीं लगाएंगे, ईच पॉलिटिशियन ऑफ दिस पार्टी, इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे तो भी इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है, इज इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम, ऐसे कुछ लिख दिया। अब भी देखना ईच के बाद तुरंत जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, और वर्ब तो हमेशा ही कैसी होगी, सिंगुलर। समझ में आ गई बात आपको, कर लेंगे। सेम गोज विद एवरी, एवरी के साथ भी यही सब जाता है। ठीक है, तो और बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होंगे हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप ये समझ में आ गया होगा आपको कि ईच का मतलब क्या होता है और एवरी का मतलब क्या होता है। क्लियर है, गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों इनको ज़रूर ध्यान रखना, बिल्कुल बता रहा हूँ एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। चलो, तो अब ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। अब आप यहाँ पे आप एवरी भी लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना। हटाता हूँ मैं इसको। ठीक है, वीडियो रोक के आराम से स्क्रीनशॉट लेना और जो नोट्स बना रहे हैं उनको कंटिन्यू रखना। ठीक है, चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। ईच और एवरी वर्ड हमने देख लिया। मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जितने भी बड़े बड़े होंगे सब इस टॉपिक के बाद आपको एक साथ दूंगा मैं, और उनको प्रैक्टिस करना। थर्ड वर्ड मैं आज लेता हूँ आइदर। ठीक है, आइदर वर्ड, आइदर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फोर्थ हमारा नाइदर। चलिए, आइदर और नाइदर, कभी तो आइदर वर्ड आपने सुना है, बहुत सुना है बच्चों। ये वर्ड प्रोनाउंस भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये वर्ड कंजंक्शंस भी होंगे हमारे। जब आइदर और कोरिलेटिव कंजंक्शन उनको हम बोलेंगे तो वो अलग है और ये अलग है। आइदर और, नाइदर नोर, वो कंजंक्शंस हैं, उनको छोड़ दीजिए, कंजंक्शन टॉपिक आएगा तब करेंगे। फिलहाल आइदर और ये कौन सा है हमारा, नाइदर, इनको देख लेते हैं। आइदर का मतलब क्या है बच्चों, पहले तो इनका मतलब समझो, क्योंकि मतलब से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। आइदर का मतलब, आइदर का मतलब आप बोलेंगे, क्या बोलते हैं सर, या तो ये या तो वो, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो ठीक है, हिंदी में कुछ भी बोलो, आपको तो बिल्कुल एक्यूरेट पता होना चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि आइदर का मतलब होता है 1 out of 2। क्या होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। आइदर का मतलब होता है 1 out of 2, यानी कि दो में से कोई एक। समझ रहे हैं, दो से ज्यादा में से नहीं, दो में से कोई एक। ठीक है, हिंदी में अगर मैं लिखता हूं तो दो में से कोई एक। आपको अगर सेलेक्ट करना है तो आप आइदर का यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में भी बच्चों, एग्जाम्पल सिंपल सा भी देख लेते हैं। वही बात मैंने लिखा कि आइदर, ठीक है, आइदर स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, यानी कि यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, दो ही बच्चों की बात हो रही है। आइदर स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, मतलब दो बच्चे हैं, मैं बोल रहा हूँ इन दोनों में से कोई एक इंटेलिजेंट है। बात सुनना, आइदर आया, सब्जेक्ट हुआ हमारा, आइदर भी सिंगुलर होता है। आइदर के तुरंत बाद जो नाउन आएगा हमेशा सिंगुलर, और वर्ब भी हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर। इज आएगा, आर नहीं आएगा, और वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। ठीक है बात। सेकंड बात मैं अगर बोलता हूँ, वही सेम है जो ईच में मैंने बताया था कि आइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, अब स्टूडेंट मत बोलना, अब क्या बोलना, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, आर नहीं, फिर से इज ही आएगा, इज इंटेलिजेंट। बात समझ में आ रही है, दोनों में से कोई एक बच्चा इंटेलिजेंट है। अभी मैं सेंटेंस छोटे लिखा रहा हूँ आपको, पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे अभी वो करा था बड़े सेंटेंस होंगे। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, यानी कि वही बात है, आइदर सब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद बोलो क्या आया, ऑफ आया, तो उसके बाद जो नाउन आएगा हमारा वो होगा बच्चों प्लूरल। क्या होगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब फिर भी कैसी होगी, सिंगुलर। यानी कि ईच और एवरी के ही कॉन्सेप्ट जैसे हैं, जैसे स्ट्रक्चर हैं, वैसे ही यहाँ पे जा रहे हैं। यानी कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आइदर के बाद भी सेम है, आइदर के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है सिंगुलर, ठीक है, और वर्ब हमेशा ही कैसी होगी, सिंगुलर। ये ध्यान रखना।
आइदर प्लस नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर, ठीक है। और अगर आइदर के बाद मैंने लिखा ऑफ तो सिर्फ नाउन हमारा चेंज हो जाएगा, नाउन हो जाएगा प्लूरल और वर्ब तभी भी कैसी रहेगी, वर्ब रहेगी सिंगुलर। इन बातों को बच्चों आप ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, करा रहा हूँ। कुछ भी बोल दो, ठीक है। आइदर बॉयज आर कमिंग के आइदर बॉय इज कमिंग, आइदर बॉय इज कमिंग, दोनों में से कोई एक आ रहा है तो आइदर बॉय इज, लेकिन मैंने बोलना है आइदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग, तब भी समझ में आ गई ना मतलब बात आपको, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अच्छे से देखना, ऐसा नहीं है आपको ये बहुत घंटे लगेंगे समझने में, बस स्ट्रक्चर है, आपको बस ये पता होना चाहिए। फिर अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, किताबों में ये स्ट्रक्चर्स लिखे रहते हैं, ल्यूसेंट्स की बुक में, कोई भी बुक हो XYZ उसके अंदर ये स्ट्रक्चर लिखे रहते हैं, बट बड़े अगर हम बुक से पढ़ते हैं तो बड़े बोरिंग लगते हैं, यार ये क्या है आइदर ऑफ और ये, बट जब हम समझते हैं ऐसे क्लास में तो बहुत अच्छे से समझ में भी आता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग के वोकैब्स और क्या होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, एंथ्रोलिंग, ठीक है। तो आप अच्छे वर्ड्स बोला अगर बड़े एंथ्रोलिंग लगते हैं, ठीक है। ये भी सब बाद में करा देंगे। क्लियर यहाँ तक, पक्का, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ पे आइदर का एक बार नोट कर लीजिए, मैं एक आइदर से एक अच्छा क्वेश्चन और कराता हूँ, जल्दी से एक बार लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा दूँ, ठीक है। चलो तो ऐसे ही बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आइदर ऑफ द कैंडिडेट्स होगा कि कैंडिडेट होगा। दूसरा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिखा, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इस टाइप के आइदर से एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल लिखा कि ईदर ऑफ द 5 क्रिमिनल्स, चलो 5 हम अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं, ईदर ऑफ द 5 क्रिमिनल्स, ठीक है, ईदर ऑफ द 5 क्रिमिनल्स वर accused in this crime, ठीक है। ऐसा सेंटेंस लिखा, either of the 5 criminals were accused in this crime, पांचों में से कोई एक क्रिमिनल इस क्राइम में आरोपी है। accused का मीन्स क्या होता है, आरोपी, ठीक है ना। प्राइम accused वगैरह ये सब वो क्या बाद में देखेंगे। either of the 5 criminals were accused in this crime, पांचों में से कोई एक आरोपी, एक क्रिमिनल इस केस में भी आरोपी है, ऐसे कुछ सेंटेंस लिख दिया। क्या ये सेंटेंस सही है? मैंने आपसे बोला कि यार इसमें बताना ए पार्ट में एरर है कि बी पार्ट में एरर है कि सी पार्ट में एरर है कि डी पार्ट में एरर है, नो एरर, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वर मत लिखो, पहले वॉज लिख दो। अब आप अपने दिमाग से मुझे सोच के समझ के बताना कौन से पार्ट में एरर है, क्योंकि अभी मैंने आपको आइदर के बारे में बताया है कि आइदर का मतलब क्या होता है। आइदर ऑफ द 5 क्रिमिनल्स वॉज एक्यूज्ड इन दिस क्राइम, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी बात आपको समझाई थी कि सर आइदर के बाद अगर ऑफ आता है तो नाउन हमेशा कैसे होगा, प्लूरल, ठीक है, और वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर। आप सबका ध्यान इस कंसेप्ट पे जाता है, गया, ठीक है। आइदर ऑफ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ठीक है। आइदर आ गया, आइदर के बाद ऑफ आ गया, 5 क्रिमिनल है कि क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स है, नाउन प्लूरल है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नाउन तो ठीक है, वर्ब सिंगुलर है, यार वर्ब भी सिंगुलर है, फिर क्या एरर है इस पार्ट में, फिर क्या एरर है, फिर क्या नो एरर तो नहीं है इस सेंटेंस में। बच्चों थोड़ा सा सोचो समझो और बताओ मुझे कि क्या सच में कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा दिमाग लगता है, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में ये सब बताता हूँ, स्टूडेंट्स बोलते हैं तो स्टूडेंट तुरंत कहते हैं सर नो एरर है इसके अंदर, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर है और नाउन भी प्लूरल आ रहा है ऑफ के बाद। तो पर बच्चों मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, क्या कि भाई आप मुझे ये बात बताओ कि इस वर्ड आइदर का मतलब क्या होता है। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, व्हेन वी हैव टू सेलेक्ट समवन बिटवीन टू, जब हमको कोई एक सेलेक्ट करना है दो में से, है ना, व्हेन वी हैव टू सेलेक्ट 1 आउट ऑफ 2, जब हमको दो में से कोई एक सेलेक्ट करना है तब हम आइदर वर्ड का यूज करते हैं, तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आइदर वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कितने क्रिमिनल्स में से सेलेक्ट कर रहा हूँ सर, 5 क्रिमिनल्स में से, कितने में से, 5 में से, ठीक है बात। तो अब आप क्या एरर बताएंगे, सर आइदर में 5 में से नहीं आता, अगर 2 क्रिमिनल्स होते तो बात चल जाती, पर 5 क्रिमिनल में से आइदर नहीं आता। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप क्या एरर बताएंगे अब इसके अंदर, एरर आप ये बताएंगे, कई बच्चे बोलते हैं क्लास में
कि सर 5 क्रिमिनल हैं तो आप यहाँ पे 5 काट के 2 कर दो तो सही हो जाएगा सेंटेंस। भाई अगर एग्जामिनर या सेंटेंस आपको बोल रहा है कि 5 क्रिमिनल हैं तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे यार 5 मत काट, हमारे सर ने आइदर का मतलब 2 का बताया था, तो तू सेंस चेंज कर दे सेंटेंस का और 2 क्रिमिनल बैठा दे वहां पे, तब सही रहेगा। तब तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग सेंस तो चेंज नहीं हो सकता ना, जो बात वो बोलना चाहता है बात तो वही रहेगी, जो रियलिटी है जो फैक्ट है बात तो वही रहेगी। तो बच्चों आपको एक नई चीज समझाता हूं कि यहाँ पे आइदर ही गलत है। क्या गलत है? आइदर। एक नया वर्ड यहाँ पे हम ले सकते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही है। बोलो एनी वन, डिस्ट्रीब्यूटिव या इंडेफिनिटिव बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? एनी वन। एनी वन एक नया वर्ड है जो आइदर की जगह यहाँ पे आएगा, और एनी वन का मतलब होता है 2 से ज्यादा में से एक, ठीक है। 1 आउट ऑफ मोर देन 2, 1 आउट ऑफ मोर देन 2, 2 से ज्यादा में से एक। समझ में आई बात बच्चों? 2 से ज्यादा में से जब कोई एक सेलेक्ट करना है देन विल से एनी वन, बट अगर 2 में से कोई एक सेलेक्ट करना है देन विल से आइदर। समझ में आ रहा है? 2 बच्चे हैं तो आइदर ऑफ द स्टूडेंट, 2 से ज्यादा है तो एनी वन ऑफ द स्टूडेंट। पूरी क्लास में जब मुझे बोलना है कि समवन स्टैंड अप एंड गेट मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं क्या बोलूंगा? एनी वन स्टैंड अप एंड गेट मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अगर 2 ही बच्चे हैं तो मैं क्या बोलूंगा? आइदर ऑफ यू। क्लियर है? तो बच्चों इन क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब एग्जाम में आते हैं और सब क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे हम। ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट करा दिया, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है यहाँ तक। चलिए इसको भी बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब नाइदर बचा है, वो बहुत सिंपल है। ओके नेक्स्ट एक बार आ जाइए नाइदर पे, बहुत बेसिक है, 2 मिनट में भी खत्म कर देते हैं। नाइदर क्या है? सेम नाइदर का मतलब मैंने बोला कि 2 में से कोई नहीं। भाई 2 में से कोई भी नहीं चाहिए, दोनों के दोनों बेकार है, तो यानी कि 0 आउट ऑफ 2, पर होगी 2 की ही बात, 2 में से कोई भी। 0 आउट ऑफ 2, 2 में से कोई नहीं। क्या बोला? 2 में से कोई नहीं। बंदे 2 ही होंगे, चीजें 2 ही होंगी, लेकिन 2 में से जब हम किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे तो हम बोलेंगे नाइदर। ओके बात सेम सिंपल, वहीं पे ही सब कुछ मैं बता देता हूं पहले ही। नाइदर के बाद भी सेम है, नाइदर के तुरंत बाद अगर नाउन आया तो वो सिंगुलर आएगा, और वर्ब हमेशा ही कैसे आएगी? सिंगुलर, ठीक है। नाइदर के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर, ठीक है। दूसरी बात, नाइदर के बाद अगर ऑफ आ गया, यानी कि नाइदर ऑफ, तो जो नाउन होगा हमारा वो कैसा होगा? प्लूरल, सेम वही है, और वर्ब हमारी फिर भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। क्लियर है? सेम वही ईच और एवरी और आइदर की जो बात हो रही है वही स्ट्रक्चर यहाँ भी फॉलो होगा। छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं कि भैया नाइदर चैप्टर इज इजी, यानी कि दोनों में से कोई भी चैप्टर इजी नहीं है। नाइदर आया, नाउन सिंगुलर है, ठीक है, और वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर। सेम अगर मैंने ऑफ लगा दिया बीच में तो नाइदर ऑफ द चैप्टर्स इज इजी, आर मत लगाना, वही है सब। नाइदर ऑफ आया तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। समझ में आ गई बातें? तो अच्छा कंसेप्ट है। ईच एवरी आइदर नाइदर के बारे में हमने जाना, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों सब करेंगे बाद में, ठीक है। जब हमारा ये कौन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट 12-13 खत्म होंगे उसके बाद मैं आपको सिर्फ मिसलेनियस प्रैक्टिस कराऊंगा, बोर्ड पे क्वेश्चंस कराएंगे। समझ में आ रहा है? अगर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ से नाइदर का ही, तो बच्चों आप यहाँ से समझ लेना। मैं यहाँ से क्वेश्चन लिखा कि नाइदर ऑफ दीज 5 books was purchased by me, ऐसे क्वेश्चन मान लो आ गया। तो अभी तो आपको समझाया था, नीदर ऑफ दीज 5 books was purchased by me, 5 में से कोई भी बुक मैंने खरीदी नहीं है। तो अब आप समझ जाएंगे, आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि सर क्योंकि नाइदर का मतलब 2 ही में से होता है, तो एरर कौन से पार्ट में होगी? ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और डी पार्ट नो एरर है। तो आप बोलेंगे सर क्योंकि 5 किताबें हैं तो 5 के लिए नाइदर का यूज नहीं होता। तो आप यहाँ पे बताएंगे बच्चों नन। एक नया वर्ड है नन। नन का मतलब होता है 0 आउट ऑफ मोर देन 2। सही है बात? समझ में आ गई बात भाई?
क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे हम प्रैक्टिस इसकी बहुत सारी करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम कैसे वर्ब लगाते हैं, 4 वर्ड हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। आराम से इनको देखना, एक एक कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक चाहिए, ये टॉपिक चाहिए, सबके कमेंट्स पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं। गुड बाय।